नमस्कार. आज आपल्याला सुरू करायचे न्यू ऑपरेटर. ठीक है, न्यू ऑपरेटर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है उस पर थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए. न्यू ऑपरेटर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स. न्यू ऑपरेटर एरे हमें पता होना चाहिए. देन पॉइंटर्स हमें पता होना चाहिए. पॉइंटर एरिथमेटिक हमें पता होना चाहिए. हमें डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम ये भी पता होना चाहिए. ओके, अगर ये चीज़ें आपको पता है देन वी कैन गो फॉर न्यू ऑपरेटर. ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन. कल हमने क्या क्या देखा था? हमने लोकल वेरिएबल देखा. दूसरा हमने ग्लोबल वेरिएबल देखा. ठीक है, अब ये एरे पॉइंटर वगैरह सब शुरू करने से पहले मेमोरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. ओके, मेमोरी स्ट्रक्चर कि जब हम कहते हैं कि इंट एक्स क्रिएट हुआ मतलब एक्स को 4 बाइट्स एलोकेट हुए. ओके, एक्स को 4 बाइट्स एलोकेट हो गए. ठीक है, तो ये 4 बाइट्स कैसे एलोकेट हुए, कहाँ पे एलोकेट हुए, ये बातें हमें समझनी होंगी. ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है. ठीक है, मेमोरी स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है आपके रैम से. एवरीबडी फैमिलियर विथ रैम? पता है ना सबको रैम? माहिती है रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस. ओके, 2 मेमोरी होती है देखो जो हमें प्रोमिनेंटली पता है आपके लैपटॉप में. एक 8 GB वाली मेमोरी होती है और एक 1 TB वाली मेमोरी होती है. इसमें से कौन सी रैम होती है? हाँ, ये वाली रैम होती है. ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है जिसे आप हार्ड डिस्क भी कहते हो, हार्ड ड्राइव कहते हो, SSD जो भी है. ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है. 8 GB का ये रैम है. सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के लिए मेमोरी यहाँ रैम पे एलोकेट की जाती है और आपके प्रोग्राम की .cpp वाली फाइल और .exe वाली फाइल, ये दोनों फाइल्स यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज में रहती है. व्हेन यू रन देम मतलब बस ये .exe रन होगी. व्हेन यू रन इट, ये रैम में लोड की जाती है और फिर एग्जीक्यूट होते वक्त वहाँ कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई होती है. वो मेमोरी क्या है वो बस हमें समझना है. लेट्स अज्यूम कि आपकी रैम है जो 8 GB वाली है. ठीक है, 1 GB इज 1024 MBs. ओके, 8 GB मतलब हुआ 1024 इंटू 8 MB. तो ऑलमोस्ट इतने MB अपने रैम में है. उसमें से हार्डली 20 to 30 MBs आपके प्रोग्राम के लिए मिलेंगे. ओके, उसमें अपना प्रोग्राम रन हो जाता है. ठीक है, तो चलो मान लो कि रैम का एक छोटा सा हिस्सा हमारे प्रोग्राम के लिए एलोकेट हुआ है. डोंट गो विद द प्रोपोर्शन, जस्ट से 20 to 30 MBs फॉर योर प्रोग्राम. ओके, तो ये जो मेमोरी है
ये आपके प्रोग्राम के लिए मिली। बाकी की रैम जो है वो मशीन शुरू रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो कुछ अदर प्रोग्राम्स के लिए यूटिलाइज हो रही है। ओके, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे नीचे रहेगा एक ऑनलाइन वाले ओल्ड सी स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर समथिंग? ये मेमोरी स्ट्रक्चर में सबसे नीचे कौन था? मेमोरी स्ट्रक्चर में सबसे नीचे कौन था? ओके, तो यहां सबसे नीचे होता है एक टेक्स्ट सेक्शन। सारी लैंग्वेजेस की ऑलमोस्ट ऐसे ही मेमोरी होती है, थोड़े बहुत चेंजेस है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, जावा है, पाइथन है, उसमें और थोड़ी मेमोरी डिवाइड की गई है टू मेक इट वर्क एफिशिएंटली। तो वो बट एट द एंड बेस में यही रहेगा, सारे यही स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ओके, तो एक टेक्स्ट सेक्शन है। इस टेक्स्ट सेक्शन में आपके प्रोग्राम की .exe स्टोर की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, व्हेन यू रन, ये जो .exe है वो रैम में लोड होती है। रैम में लोड होती है तो वो वहाँ टेक्स्ट सेक्शन में जाती है। अब टेक्स्ट सेक्शन से एक एक इंस्ट्रक्शन फेच करके आपका प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब टेक्स्ट सेक्शन के बाद ऊपर ये होता है डेटा सेक्शन। ओके, दिस इज डेटा सेक्शन। ओके, और डेटा सेक्शन पिक्चर में आया था लास्ट 2 लेक्चर्स में, जब हम ग्लोबल वेरिएबल के साथ डील कर रहे थे। ओके, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स की मेमोरी जो है वो डेटा सेक्शन पे जाती है, राइट। तो डेटा सेक्शन पे क्या रहेगा? मेमोरी फॉर ग्लोबल, और एक वेरिएबल होता है स्टैटिक टाइप का। तो ग्लोबल और स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें मेमोरी डेटा सेक्शन पे एलोकेट की जाती है। ओके, ठीक है। अब डेटा सेक्शन के बाद यहां टॉप में, टॉप से यहां पे शुरू होगा स्टैक। यहां पे शुरू होगा स्टैक, ठीक है। स्टैक जो है वो फंक्शन के हिसाब से क्रिएट होता है, ठीक है। तो मान लो इतनी मेमोरी जो है वो स्टैक के लिए एलोकेट हो चुकी, ठीक है। दिस मेमोरी इज फॉर स्टैक। ओके, लेट्स से दिस वन इज स्टैक, ठीक है। तो ये स्टैक वाली मेमोरी है। इसमें क्या होता है वो भी देखेंगे। और फिर ये जो बची हुई मेमोरी है ये हीप सेक्शन वाली मेमोरी होती है। ओके, सो दिस इज हीप सेक्शन। अब ये जो स्टैक होता है, मैंने आपको कहा कि फंक्शन के हिसाब से स्टैक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अभी आसान भाषा में जितने भी लोकल वेरिएबल्स है, सारे लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी स्टैक पे एलोकेट हो जाती है। सारे लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे जाएंगे? स्टैक पे जाएंगे। ओके, तो स्टैक पे जो है मेमोरी, स्टैक कंटेन्स मेमोरी फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स। Stack contains memory for all local variables. ओके, ठीक है, डन। तो सारे लोकल वेरिएबल्स के लिए स्टैक पे मेमोरी जाएगी। अब जो हीप सेक्शन है, यहाँ पे मेमोरी जो है वो रन टाइम होगी। आप जो भी रन टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे वो सारी मेमोरी हीप सेक्शन पे जाती है। रन टाइम मेमोरी एलोकेट करते हैं मतलब आप न्यू ऑपरेटर यूज करके जो मेमोरी एलोकेट करोगे वो सारी मेमोरी जो है वो हीप सेक्शन पे जाती है। सारी मेमोरी कहाँ पे जाती है? सारी मेमोरी हीप सेक्शन पे जाती है न्यू ऑपरेटर यूज करके। न्यू जो है उसे कहा जाता है मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। न्यू को क्या कहा जाएगा? मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। तो वो मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, बट वो जो मेमोरी एलोकेट करता है वो रन टाइम एलोकेट करता है। और रन टाइम जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सारी कहाँ पे जाती है? हीप सेक्शन पे जाती है।
ठीक है। सो मेमोरी फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे गई, स्टैक पे गई। हीप सेक्शन पे कौन जाता है, सारे रन टाइम मेमोरी जाती है। डेटा सेक्शन पे कौन जाएगा, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी होगी। और टेक्स्ट सेक्शन पे कौन होगा, आपके प्रोग्राम की .txt जो बनी है वो एग्जीक्यूट होने के लिए उसे टेक्स्ट सेक्शन में लोड किया जाएगा। डन, ठीक है। अब ये स्टैक जो है इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं, हाउ डज इट वर्क। जावा पाइथन दोनों में यही मेमोरी स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ओके। बट पाइथन जो है वो मेमोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इवन इन द बुक्स ऑफ पाइथन मेमोरी जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई है। उसे लिखा ही ऐसा है कि यू विल नॉट थिंक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द लैंग्वेज, यू हैव टू थिंक अबाउट योर पर्पज ओनली। बट ये नहीं होना चाहिए। whenever you use any language you must be familiar with its memory structure, तो ही एफिशिएंट कोड्स आप लिख सकते हो। पाइथन कहता है एफिशिएंसी हमने मेंटेन करके रखी हुई है, यू जस्ट गो विद द एपीआईज, यू जस्ट गो विद द इनबिल्ट फंक्शंस, बाकी कुछ नहीं करना है। बट C++ जावा जो है वो मेमोरी के बारे में बात करते हैं, ओके। उनकी बुक्स में आपको मेमोरी एक्सप्लेन की हुई दिखाई देगी, इतनी ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट दे टॉक अबाउट हीप, स्टैक, ओके। इन दोनों के बारे में तो वो बात करते ही है। चलो ठीक है। और पाइथन में भी ये सारा स्ट्रक्चर रहता है, पाइथन में भी हीप सेक्शन होता है, पाइथन में भी स्टैक सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन भी रहते हैं, पीसी रजिस्टर्स रहते हैं, ओके। सब कुछ होता है एज इट इज, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वही सब चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। चलो ठीक है। तो अब स्टैक क्या कहता है, किस तरह से यूज होता है वो ज़रा समझते हैं, ठीक है। लेट्स से वी हैव ए प्रोग्राम जो हमने लोकल वेरिएबल समझने के लिए किया था। वी हैव लेट्स से इंट मेन, ओके। मेन फंक्शन के अंदर है इंट एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई अगर मेन के अंदर डिक्लेयर हुए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल्स ऑफ मेन। क्या वो मेन के बाहर एक्सेसिबल होंगे, नहीं होंगे। लोकल वेरिएबल का एक रूल हमने देखा, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन। स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अंदर कितना भी अंदर जाओ वो एक्सेसिबल रहेंगे, बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ओके। चलो ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, सी आउट एक्स वाई। फिर हमने यहाँ से माई फन फंक्शन कॉल किया, ओके। और माई फन फंक्शन अब डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से वॉइड माई फन। और माई फन के अंदर है इंट a, b। a को असाइन किया चलो 3, b को असाइन किया 4 और ये हो गया डन। अब मेमोरी काम कैसे करेगी ज़रा समझो। ये अपना स्टैक है, ठीक है। स्टैक को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। लेट्स से दिस इज योर स्टैक, दिस इज योर स्टैक, ओके। हम यही वाला स्ट्रक्चर इधर यूज कर रहे हैं। डन। वो जो स्टैक है उसे थोड़ा बड़ा कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तब ये मेमोरी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी, ये समझ रहे हो नहीं। व्हेन यू कंपाइल कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। कंपाइलर का काम क्या है, गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोग्राम, क्रिएट द डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कंपाइलर इज डन, ओके। जब आप प्रोग्राम रन करते हो तब जाके मेमोरीज एलोकेट होना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना, ये सारी चीज़ें होती है, ओके। जब आप रन करते हो प्रोग्राम, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, पहले तो एरर ढूंढेगा, कोई एरर नहीं है तो .exe बनाएगा और उस .exe के अंदर आपके प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, ओके। तो अब एग्जीक्यूशन शुरू कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होता है, यू नो दैट राइट, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। पाइथन वाला एग्जीक्यूशन क्या मेन से शुरू होता है, बराबर नको तिकडे जायला, डायवर्ट नको व्हायला, ओके। सो इंट मेन, और मेन से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, एग्जीक्यूटर अंदर आया, वी हैव इंट एक्स वाई।
डिक्लेयर्ड इनसाइड मेन फंक्शन। तो x और y दो लोकल वेरिएबल्स है, और लोकल वेरिएबल की मेमोरी किधर जाती है? स्टैक पे जाती है। तो स्टैक पे x के लिए 4 बाइट्स क्रिएट होंगे और y के लिए 4 बाइट्स क्रिएट होंगे। लेट्स से ये एक सेक्शन 4 बाइट का है। ओके, तो x की वो मेमोरी मिली, y की मेमोरी मिली। ठीक है, अब आगे x इक्वल टू 5 होगा, एग्जीक्यूशन भी लाइन बाय लाइन होगा, फंक्शन कॉल पे जंप करेगा, फिर वापस आएगा, फिर कंटिन्यू करेगा, ये सारी चीजें होंगी। ये चीजें जब हो रही है तब मेमोरी में क्या हो रहा है ये समझो। सो x इक्वल टू 5, x को वैल्यू असाइन हुई 5। जब 5 नहीं था तो x में गार्बेज था, तो अब x में मिला 5। देन y इक्वल टू 7, y को मिला 7। फिर आया सी आउट एक्स वाई। ये स्टेटमेंट जो है ये मेन फंक्शन में लिखा है, तो एक्स वाई भी कौन सा एक्सेस होंगे? मेन फंक्शन वाले एक्सेस होंगे। सो दिस विल प्रिंट 5 and 7। ओके, 5 7 ये प्रिंट हो जाएगा। फिर माईफन कॉल हुआ, माईफन कॉल होते ही एग्जीक्यूटर माईफन के एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। ठीक है, अब वो माईफन के एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, उससे पहले ये समझो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स ने, मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स ने जितनी मेमोरी टोटल ऑक्यूपाई की, ओके, उसे कहते हैं मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स ने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की उसे कहते हैं मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। समझ रहे हो? ठीक है, अब मेन फंक्शन वाले इन लोकल वेरिएबल्स के साथ और भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, जो आपके प्रोग्राम का सही से एग्जीक्यूशन होने के लिए ज़रूरी होती है। ओके, उसमें से दो चीज़ें होती है। देखो, एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी होता है और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी होते हैं जिसके साथ हमें काम नहीं करना है। ओके, मैं बस आपको बता रहा हूं कि चलो ये होता है। ओके, अब मेन फंक्शन के वेरिएबल्स ने जो टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई की, ओके, ये टोटल मेमोरी किसने ऑक्यूपाई की? मेन के लोकल वेरिएबल्स ने। इसे कहा जाता है मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम ऑफ मेन। क्या कहते हैं इसको? स्टैक फ्रेम ऑफ मेन कहते हैं। ठीक है, तो वो इतनी है, अभी यहां तक है स्टैक फ्रेम ऑफ मेन। अब माईफन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। माईफन में ए और बी यहां पे डिक्लेयर हुए हैं, तो पहले 4 बाइट ए को एलोकेट होंगे, अगले 4 बाइट्स बी को एलोकेट होंगे। ओके, फिर ए को 3 असाइन किया, ठीक है, बी को 4 असाइन किया, ये भी ठीक है, राइट। और अब ए और बी के साथ साथ एक रिटर्न एड्रेस भी यहाँ पे स्टोर होता है। अगेन इसके साथ भी आपको कोई काम नहीं करना है, बस वो होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि स्टैक फ्रेम थोड़ी बड़ी दिखे। ओके, अब मेन फंक्शन के वेरिएबल्स ने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की, ये मेमोरी मेन के वेरिएबल माईफन के वेरिएबल्स ने ऑक्यूपाई की है। ओके, दिस इज द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द लोकल वेरिएबल्स ऑफ माईफन फंक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैक फ्रेम ऑफ माईफन फंक्शन, करेक्ट। उसे हम कहेंगे स्टैक फ्रेम ऑफ माईफन फंक्शन, उसे हम कहेंगे स्टैक फ्रेम ऑफ माईफन फंक्शन। समझ गए हो? ठीक है, ओके। अब माईफन का एग्जीक्यूशन शुरू है, अभी तो माईफन का एग्जीक्यूशन शुरू है, और मान लो हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है सी आउट ए बी। ओके, अब सी आउट ए बी कहाँ पे है? इनसाइड माईफन। तो ए बी किसके एक्सेस होंगे? माईफन के। तो देखो, क्या माईफन की स्टैक फ्रेम पे कोई ए बी है? यस, माईफन की स्टैक फ्रेम पे ए बी है, तो उनकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी 3,4। माईफन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होते ही आपका एग्जीक्यूटर जो है वो माईफन फंक्शन से बाहर निकलेगा। अब ये बात जरा ध्यान से समझो, एग्जीक्यूशन करके जैसे ही एग्जीक्यूटर माईफन से बाहर निकलेगा, माईफन फंक्शन की स्टैक फ्रेम जो है ये डिस्ट्रॉय की जाएगी। अब स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होगी मतलब उस पर जो ए बी रिटर्न एड्रेस वगैरह सब कुछ है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, और फिर आपका एग्जीक्यूटर यहां से वापस जाएगा कॉलिंग फंक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, जहां से कॉल हुआ था फंक्शन उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। लेट्स से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अगेन सी आउट एक्स वाई।
तो आपका एग्जीक्यूटर यहां से वापस आएगा और इधर पहुंचेगा सी आउट एक्स वाई के पास। ठीक है, अब सी आउट एक्स वाई क्या प्रिंट करेगा? सी आउट एक्स वाई लिखा कहां पे है? मेन के अंदर। तो क्या मेन की स्टैक फ्रेम पे कोई एक्स वाई है? यस। क्या वैल्यू है उसकी? 5 एंड 7। तो ये फिर से प्रिंट करेगा 5 एंड 7। ओके, अब सी आउट एक्स वाई के बाद आपका एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकलेगा, मतलब मेन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके बाहर निकला। जैसे ही मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जीक्यूटर बाहर निकलेगा, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेन की स्टैक फ्रेम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होने का मतलब है प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होने का मतलब है प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। और आउटपुट में क्या दिखेगा फिर? पहले 5 7 दिखेगा, फिर 3 4 दिखेगा, फिर 5 7 दिखेगा। एग्जीक्यूशन फ्लो के हिसाब से ये वाला आउटपुट होगा। क्लियर है? तो लोकल वेरिएबल की मेमोरी किस तरह से यूटिलाइज हो रही है, ये वाली बात आप समझ गए हो। डन। ठीक है, ओके। मेमोरी जो है वो नोट कर लो। ऊपर टाइटल लिखो मेमोरी स्ट्रक्चर। ये डायग्राम लिखो, नीचे वाला प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। फिर ये स्टैक फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज कैसे करना है ये समझेंगे। मी काय सांगणार नाही, हे लिहायचं पुढचं फक्त। दिले ना सगळं, दिलं इथं आता। इकडे तिकडे बघत बसू नका, डायग्राम ड्रॉ करा। कुठला सेक्शन कोणासाठी आहे ते पण आपण लिहिलेलं आहे। फिर नीचे प्रोग्राम लिखना है, स्टैक फ्रेम ड्रॉ करनी है, देन वी विल राइट स्टैक फ्रेम थ्योरी। हो गया? डायग्राम ड्रॉ हुई? प्रोग्राम लिखो, स्टैक फ्रेम ड्रॉ कर लो। ये स्टैक वाला स्ट्रक्चर भी लिखो। सी वाले तुम्ही पण सगळ्यांनी लिहायला चालू करायचं रे आता, काही सुद्धा स्किप नाही करायचं। जो रिवीजन था वो खत्म हो गया।
चलो हो गया. ऑनलाईन वाले झालं का बघा. हां, ते काय गरजेचं नाही तुम्हाला, बट फिर भी CMD आर्ग्युमेंट्स, ENV व्हेरिएबल्स, कमांड लाइन आर्ग्युमेंट्स, CMD. हो गया. ओके. अब ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे करनी है समझो. स्टैक फ्रेम वाली कॉन्सेप्ट. बार बार ये इतना बड़ा स्टैक ड्रॉ करके काम नहीं करेंगे हम. ठीक है. अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो स्टैक फ्रेम कुछ इस तरह से होंगी. बगर बाबा लक्ष्य ठेवा तर काय लिहू नका. हो गया, लिखना बंद करो. मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा. मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होते ही हम मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम बनाएंगे. ओके, दिस इज स्टैक फ्रेम ऑफ मेन फंक्शन. ओके, अब मेन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ. इंट एक्स वाई, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, तो यहां एक्स को मिलेंगे 4 बाइट्स और y को मिलेंगे 4 बाइट्स. ठीक है. आगे x इक्वल टू 5, इसमें स्टोर हुआ 5. y इक्वल टू 7, इसमें स्टोर हुआ 7. बाकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमें बस उसके बारे में बात करनी है. ठीक है. तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 हो गई. अब आगे सी आउट एक्स वाई, ये स्टेटमेंट मेन के अंदर है, तो मेन के अंदर अगर एक्स वाई रहेंगे तो हम उन्हें प्रिंट करेंगे. अगर मेन के अंदर एक्स वाई नहीं है तो ये स्टेटमेंट सिंपली एरर देगा कि भाई मेन के पास कोई एक्स वाई अवेलेबल नहीं है. ठीक है. अब एक्स वाई है तो इसने 5 7 यहां प्रिंट किया. फिर कॉल हुआ माई फन. जैसे ही माई फन कॉल होगा, एग्जीक्यूटर माई फन के एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा और इमीडिएटली माई फन की स्टैक फ्रेम भी क्रिएट होगी. ओके, माई फन की स्टैक फ्रेम क्रिएट होगी. अब माई फन की स्टैक फ्रेम पे उसके लोकल वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी. कौन कौन है माई फन के लोकल? ए एंड बी. यस, तो माई फन की स्टैक फ्रेम पे यहां क्रिएट होगा ए जो 4 बाइट का है. फिर क्रिएट होगा बी जो अगेन 4 बाइट का रहेगा. आगे ए को असाइन होगा 3. ठीक है. बी को असाइन होगा 4. ओके. सी आउट ए बी, सी आउट ए बी माई फन के अंदर लिखा है, तो माई फन के स्टैक फ्रेम पे अगर ए बी होगा तो एक्सेस हो जाएगा. अगर नहीं तो ग्लोबल वाला देखेगा. ग्लोबल वाला भी नहीं, फिर एरर देगा कोई ए बी एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है. लेकिन यहां लोकल वाले ए बी एक्सेसिबल है, तो ये 3 4 प्रिंट कर देगा. फिर एग्जीक्यूटर बाहर निकलेगा. जैसे ही माई फन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जीक्यूटर बाहर निकलेगा, क्या कहा था मैंने? माई फन की स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. स्टैक फ्रेम ऑफ माई फन विल गेट डिस्ट्रॉयड. ओके. और स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होने के बाद एग्जीक्यूटर यहां से वापस जाएगा. यहां से वापस जाएगा कॉलिंग फंक्शन में जहां से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, दैट इज सी आउट एक्स वाई. अब सी आउट एक्स वाई मेन के अंदर है, तो मेन के एक्स वाई की वैल्यू 5 7 फिर से प्रिंट होगी. और फिर मेन से भी आपका एग्जीक्यूटर बाहर निकल जाएगा, तो मेन की भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हुई मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. प्रोग्राम कंप्लीट्स हियर. डन. दैट इज हाउ वी शुड यूज इट. ओके. अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया वैसे ही एग्जीक्यूट करते करते ये स्टैक फ्रेम ड्रॉ करो. तब तक मैं दूसरा प्रोग्राम लिख लेता हूं, वो आपको एग्जीक्यूट करना है. स्टॅक फ्रेम ड्रॉ करा त्या जशा मी आत्ता सांगितल्या तशा. स्टॅक फ्रेम ड्रॉ करून घ्या पहिल्या प्रोग्रामच्या. दूसरा प्रोग्राम समोर आहे त्याला एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका आउटपुट आपको ढूंढना है बस. स्टैक फ्रेम ड्रॉ कर लो पहले.
हो गया? ये वाला प्रोग्राम लिखो, स्टैक फ्रेम यूज करके इसे एग्जीक्यूट करो और देखो फाइनल आउटपुट क्या प्रिंट होता है। लिहून टाका, प्रोग्राम लिहा। चला, ऑनलाईन वाले आपले जे काय आउटपुट आले ते मला जरा मेसेज करा। चलो, हो गया? क्या मिला आउटपुट? चलो, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बगर बाबा, लक्ष्य ठेवा। स्टैक फ्रेम की थियोरी क्लियर हुई कि नहीं? देखो, स्टैक फ्रेम के 3 रूल्स हैं। पहला है रूल क्रिएशन वाला। स्टैक फ्रेम गेट्स क्रिएटेड व्हेन फंक्शन गेट्स कॉल्ड। सो एवरी टाइम फंक्शन गेट्स कॉल्ड, स्टैक फ्रेम गेट्स क्रिएटेड। अगर 2 बार कॉल हुआ तो स्टैक फ्रेम भी कितनी बार बनेगी? 2 बार बनेगी। दोनों स्टैक फ्रेम के एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, स्टैक फ्रेम बनेगी, फिर जब एग्जीक्यूटर वापस आएगा तो वो स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। फिर दोबारा कॉल होगा, दोबारा स्टैक फ्रेम बनेगी, और सारे लोकल वेरिएबल्स फिर से क्रिएट होते हैं विथ देयर इनिशियल वैल्यूज, क्योंकि पहली वाली तो डिस्ट्रॉय हुई ना। अब दूसरी वाली जब बनेगी तो उस पर उसके नए लोकल वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, नई मेमोरी रहेगी। तो इस हिसाब से देखो, क्रिएशन पे जब फंक्शन कॉल होगा स्टैक फ्रेम बनेगी। दूसरा रूल, एवरी स्टैक फ्रेम कंटेन्स मेमोरी फॉर लोकल वेरिएबल्स ऑफ इट्स फंक्शन। किसी और के लोकल वेरिएबल के लिए मेमोरी वो एलोकेट नहीं करवाती। ओके, तो किसी भी स्टैक फ्रेम पे मेमोरी किसके लिए क्रिएट होती है? उसके अपने फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स। वो जिस फंक्शन की स्टैक फ्रेम है उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। तीसरा, स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय कब होती है? कब डिस्ट्रॉय होती है? जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जीक्यूटर बाहर निकलता है। एग्जीक्यूटर एक और रीजन के लिए भी फंक्शन से बाहर निकलता है। किस लिए? हाँ, किसी और फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे कि मेन को देखो, मेन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, फिर माइफन कॉल हुआ, एग्जीक्यूटर ने मेन को छोड़ दिया, एग्जीक्यूटर मेन के बाहर निकला, लेकिन तब मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्योंकि मेन को कंप्लीट करके एग्जीक्यूटर बाहर नहीं निकला था, किसी और फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए निकला था। ओके, ठीक है। तो 2 रीजन की वजह से एग्जीक्यूटर बाहर निकल सकता है। एक, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सम अदर फंक्शन, और दूसरा आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। तो स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय कब करनी है? आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्टैक फ्रेम हमें डिस्ट्रॉय कर देनी है। ओके, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। ये क्रिएशन, मेमोरी एंड डिस्ट्रक्शन, तीनों चीजें क्लियर हो गई। स्टैक फ्रेम कब क्रिएट होगी? जब फंक्शन कॉल होगा। स्टैक फ्रेम कब डिस्ट्रॉय होगी? जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जीक्यूटर बाहर निकलेगा, तब स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, इस हिसाब से चलो
मेन से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो मेन की स्टैक फ्रेम बनी। मेन पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको यूज नहीं किया बट क्रिएट तो होगा, मेमोरी तो मिलेगी। अगर कोई वेरिएबल नहीं होता मेन में तो भी मेन की स्टैक फ्रेम बनानी है। फिर मेन की स्टैक फ्रेम हमारे लिए ब्लैंक रहेगी। मेन की स्टैक फ्रेम हमारे लिए क्या रहेगी? ब्लैंक रहेगी। यस, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज मेन फंक्शन। ओके, फिर माईफन कॉल हो जाएगा। माईफन कॉल होते ही एग्जीक्यूटर माईफन के एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और माईफन की स्टैक फ्रेम क्रिएट हुई, ठीक है। और माईफन की स्टैक फ्रेम पे मेमोरी किसको मिलेगी? माईफन के लोकल वेरिएबल को, वो एक ही है, ए। ओके, तो यहां ए क्रिएट हुआ और ए में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 5। अब एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस 1 से आएगा 6, वो फिर से ए को असाइन होगा, सो ए बिकम्स 6। सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? 6। और फिर एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकला। बाहर निकलते ही अब देखो, जो एग्जीक्यूटर यहां से बाहर निकला वो किसी और फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए निकला या कंप्लीट होने की वजह से निकला? कंप्लीशन की वजह से निकला। तो माईफन की स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। माईफन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, अब माईफन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय करके एग्जीक्यूटर वापस जाएगा कॉलिंग फंक्शन में नेक्स्ट स्टेटमेंट जहां से कॉल हुआ था। ओके, उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अगेन माईफन फंक्शन कॉल। तो यहां से एग्जीक्यूटर फिर माईफन के एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और माईफन की स्टैक फ्रेम फिर से क्रिएट होगी। माईफन की स्टैक फ्रेम फिर से क्रिएट होगी और माईफन की स्टैक फ्रेम पे मेमोरी किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल ना, तो ए को मेमोरी मिलेगी। अब आपका कंफ्यूजन ये होता है कि ए में वैल्यू 6 थी तो इधर क्या चाहिए? 5 चाहिए कि 6 चाहिए? क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली मैंने कहा था सारे लोकल वेरिएबल फिर से क्रिएट होते हैं विद देयर इनिशियल वैल्यू। क्या है इनिशियल वैल्यू? तो ए बना 5। ये वाले ए का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, ये वाला ये तो डिस्ट्रॉय होगा, ये मर गया, ये नहीं है मेमोरी में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी वैल्यू 6 आएगी, लेकिन आएगी कहां से? अगर वो मेमोरी वहां है ही नहीं तो इस ए को 6 आप दोगे कहां से? क्योंकि ये मेमोरी क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओके, सो नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 5 और ये माईफन का एग्जीक्यूशन फिर से शुरू होगा। ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू क्या हुई? 6। सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? 6। एग्जीक्यूटर बाहर निकला, ये वाली स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। माईफन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हुई और एग्जीक्यूटर यहां से वापस जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई है नहीं, तो अब मेन से भी एग्जीक्यूटर बाहर निकल जाएगा। अब जो मेन से बाहर निकला वो मेन को कंप्लीट करके बाहर निकला एंड दैट इज व्हाई मेन की स्टैक फ्रेम भी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेन के एक्स में 5 आएगा। हो गया। जब मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होती है प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? दो स्टैक फ्रेम्स ने क्या प्रिंट किया? 6। अब यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर वो पहली स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हुई तो उसका 6 भी जो प्रिंट हुआ है वो डिस्ट्रॉय होगा? होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि वो तो कंसोल पे प्रिंट हुआ ना। कंसोल का आपके स्टैक फ्रेम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कंसोल इज अनदर पार्ट। स्टैक फ्रेम वगैरह सो वो जब जो कुछ भी चल रहा है वो रैम में चल रहा है। ओके, तो कंसोल पे जो प्रिंट होगा वो आपको दिखाई देगा। जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होकर आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, कंसोल को क्लोज नहीं करते, जो भी कंसोल पे जाएगा वहीं पे रहेगा। ओके, कंसोल वाला आउटपुट डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक आप कंसोल क्लोज नहीं करते। ठीक है, तृतीय कंफ्यूजन नको है। एग्जीक्यूशन क्लियर हुआ? ठीक है, चलो स्टैक फ्रेम का रूल लिखते हैं। पहले टाइटल लिखो बस, स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम लिखो। फर्स्ट पॉइंट, stack frame of function gets created every time function gets called. Stack frame of function gets created every time काढून तिथं असेल when function gets called. ते स्टेटमेंट नाही बरोबर होत.
Stack frame of function gets created when function gets called. Second one, stack frame of a function contains memory for all local variables. Stack frame of a function contains memory for all local variables of that function. And third rule, stack frame of the function gets destroyed. Stack frame of the function gets destroyed. Stack frame of the function gets destroyed when when its execution gets completed. When its execution gets completed. हो गया? ठीक है, ओके। ये वाला एग्जीक्यूशन हो गया था। देखो एक बार, अगर नहीं हुआ तो नोट कर लो, आउटपुट होगा 6 आउटपुट होगा 6 Okay, let's go for one more program. Let's say we have int g is equal to 5 and int main int x is equal to 7. ठीक है, फिर हमने लिखा सी आउट x एंड g, फिर मैंने कॉल किया माई फन, मैंने फिर से लिखा सी आउट एक्स जी, और ये हो गया। देन वी हैव वॉइड माई फन, और माई फन के अंदर हमने फिर से लिखा एक इंट एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी इक्वल टू जी प्लस 1, और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बघा आता लक्ष ठेवा, नंतर लिहा। अभी देखो, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, माई फन के पास भी एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम x है, मेन के पास भी एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम x है। जो रियल लाइफ वाली सिचुएशन हमने देखी थी, मिस्टर मेन की फैमिली, मिस्टर माई फन की फैमिली, मेन वाले फैमिली का कोई है जिसका नाम x है, माई फन फैमिली का कोई है जिसका नाम x है। क्या दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन होगा? कोई कनेक्शन नहीं। जस्ट बिकॉज देयर नेम्स आर सेम, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को याद रखना। और अब इसका एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। ये जो जी है, ये शायद आप लोग समझ रहे हो, ये क्या है? ये ग्लोबल है। जी इज ग्लोबल, यस, जी इज ग्लोबल। ओके, ग्लोबल है मतलब मेमोरी कहाँ पे जाएगी उसकी? डेटा सेक्शन पे, राइट। और डेटा सेक्शन हम हमेशा रेड में मेंशन कर लेते हैं, दिस इज अवर डेटा सेक्शन। ओके, और एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले डेटा सेक्शन पे जी क्रिएट होगा और उस जी की वैल्यू रहेगी 5। ठीक है, ओके। अब मेन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। जैसे ही मेन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम बनेगी, और स्टैक फ्रेम पे सारे लोकल वेरिएबल्स बनते हैं, और मेन के पास एक लोकल वेरिएबल है x, तो वो x यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 7। अब देखो, मेन फंक्शन इस ग्लोबल वाले g को भी एक्सेस कर सकता है। g ग्लोबल है, रूल हमने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल रहता है, तो मेन फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, प्लस मेन के पास खुद का एक x भी है। आगे सी आउट एक्स जी, अब यहाँ होगा क्या, जब x प्रिंट हो रहा है तो पहले देखा जाएगा क्या मेन के पास खुद का कोई x है, वो है, तो ये 7 प्रिंट होगा। फिर जी में भी देखा जाएगा क्या मेन के पास खुद का कोई जी है, नहीं है। अगर खुद का नहीं है तो फिर किधर सर्च किया जाएगा? डेटा सेक्शन। क्या कोई ग्लोबल जी अवेलेबल है? ग्लोबल जी अवेलेबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 5, और उसे आपका मेन फंक्शन एक्सेस कर सकता है।
तो 7 और क्या प्रिंट होगा 5। अभी स्कोप रिजोल्यूशन जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी एक ही है, लेकिन अगर आपने लिखा तो भी एक्सेस कौन सा होगा, ग्लोबल वाला। स्कोप रिजोल्यूशन से हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई ग्लोबल वाला ही चाहिए, बट यूज मोस्टली कब करते हैं, जब लोकल ग्लोबल दोनों सेम है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं। अभी सेम नहीं है, वी हैव ओनली 1 जी। ओके, तो जी यहां पे 5 प्रिंट हो गया। फिर माईफन कॉल हुआ, माईफन कॉल होते ही माईफन की स्टैक फ्रेम यहां क्रिएट हो जाएगी। दिस इज माईफन फंक्शन स्टैक फ्रेम। अब माईफन के स्टैक फ्रेम पे उसका लोकल क्रिएट होगा। कौन है उसका लोकल, एक्स। तो यहां एक्स को मेमोरी मिली और एक्स में स्टोर होगा 7, एक्स में स्टोर होगा 7। डन, ठीक है। अब आगे x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कौन सा वाला x, मेन वाला, माईफन वाला, माईफन। अगर वो स्टेटमेंट माईफन में है तो माईफन वाले x की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, वो बनेगी 8। फिर g इक्वल टू जी प्लस 1, तो पहले देखा जाएगा क्या माईफन के पास खुद का g है, नहीं है। फिर ग्लोबल वाला एक्सेस होगा। अब ग्लोबल में g है कि नहीं है ग्लोबल में g है, तो ग्लोबल वाला g एक्सेस होगा, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। आपका माईफन ये ग्लोबल वाले जी को एक्सेस कर सकता है, तो इसकी वैल्यू हुई 6। फिर एग्जीक्यूटर माईफन से बाहर निकला, बाहर निकलते ही क्या होगा, माईफन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होगी, साथ में एक्स भी डिस्ट्रॉय होगा, 8 वाला एक्स। लेकिन क्या साथ में जी डिस्ट्रॉय होगा, नहीं। अब जी है ही नहीं ना स्टैक फ्रेम पे। स्टैक फ्रेम के साथ कौन से वेरिएबल जाएंगे, जो स्टैक फ्रेम पे है। अब स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय होने से डेटा सेक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेटा सेक्शन वाला जी वैसे ही रहेगा विथ इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या है, 6 है, तो वो 6 एज इट इज वहां पे रहेगी। ओके, और आपका एग्जीक्यूटर जो है यहां से वापस जाएगा प्रीवियस फंक्शन में, जहां से छोड़ा था फंक्शन को, मेन को जहां से छोड़ा था, उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। क्या लिखा है, सी आउट एक्स वाई, ये एक्स कौन सा भी एक्सेस होगा, मेन वाला कि माईफन वाला, मेन के अंदर लिखा था तो मेन वाला एक्स एक्सेस होगा। मेन वाला एक्स क्या कहता है 7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी 5 कुठे दिसते रे तुम्हाला, ही मेमरी हिथं बघायची, हिथं नसतं बघायचं, हे नसतं बघायचं, हिथं जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, करंट वैल्यू ऑफ जी क्या है 6 है, तो क्या प्रिंट करेगा 6 प्रिंट करेगा। देखो रियल लाइफ के साथ मैच हो रहा है, तुम्हाला लक्षात काहीच नाही ठेवायचे। ग्लोबल मतलब मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने एक पार्ले जी वाला पैक रखा हुआ है, और वो कंटेनर मान लो पब्लिक है, एनीबडी कैन एक्सेस इट। ठीक है, अब मैं पार्ले जी रखा, मैं घर चला गया, 2 दिन बाद में वापस आया, बट उस 2 दिन में क्या हुआ, कोई मिस्टर एक्स वाई जेड है वो क्लास में आया। अब वो जो रूम है वो तो पब्लिक है, वो एनीबडी कैन एक्सेस इट। उसने कंटेनर खोला, पार्ले जी निकाला, उसमें गुड्डे रख दिया, कंटेनर बंद किया। 2 दिन बाद मैं आया, मैंने फिर कंटेनर ओपन करके देखा, मुझे क्या दिखाई देगा, पार्ले दिखाई देगा कि गुड्डे दिखाई देगा। रियल लाईफ मध्ये काय ह्यात बी विचार करायला लागतोय तुम्हाला, आला नक्की काय असेल कळतंय ना। तो पार्ले जाएगा गुड्डे आएगा, ये वही कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वाली। ये मैं हूं, ये कोई और है, किसी और ने 5 का 6 बना दिया, मुझे भी 6 ही दिखाई देगा, क्योंकि सिंगल कॉपी है, कॉमन मेमोरी है। तो सारी कॉन्सेप्ट रियल लाइफ के साथ मैच होती है, करो समझ जाओगे। क्लियर हुआ, लिख लो, एग्जीक्यूशन खुद से कर लो। प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ये प्रोग्राम जब शुरू होता है तब क्रिएट होगी, जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा, मतलब मेन की स्टैक फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ओएस आपकी सारी मेमोरी रिएलोकेट रिकलेक्ट कर लेती है, तो डेटा सेक्शन भी तभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
हो गया? ओके, तो लोकल वेरिएबल्स के साथ ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ फेमिलियर हो रहे हो अभी, ठीक है? ओके, अब आगे चलते हैं। मेमोरी स्ट्रक्चर जो है वो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है? आगे जब हम फंक्शंस इन सीपीपी देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब हमें न्यू ऑपरेटर के पास जाना है। न्यू ऑपरेटर के लिए जो पहले रिक्वायरमेंट थी मेमोरी स्ट्रक्चर की वो तो समझ गए हो, ठीक है? अब हमें न्यू ऑपरेटर में काम करना है, मतलब हमें हीप सेक्शन के साथ भी काम करना पड़ेगा। अब तक हमने किसके साथ किया? डेटा सेक्शन के साथ काम किया, स्टैक के साथ भी काम किया। अब न्यू ऑपरेटर मतलब किसके साथ काम करेंगे? हीप सेक्शन के साथ काम करेंगे। न्यू ऑपरेटर समझने के लिए एरे का इंट्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी है। ओके, सो लेट्स हैव सम एरे डिस्कशन। तो मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया है, लेट्स से इंट नम ऑफ 5 इंटीजर का एरे क्रिएट किया। जब ये 5 इंटीजर वाला वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इंट नम ऑफ 5, इसमें 5 इंटीजर की मेमोरी बनेगी, ये आप सबको पता है, ठीक है? ये मेमोरी सिर्फ इंटीजर स्टोर कर पाएगी, इंटीजर के सिवा और कुछ भी स्टोर नहीं कर सकती। पांचों इंटीजर की मेमोरी कंटिन्यूस रहेगी। ओके, एरे का कॉन्सेप्ट ही वही है, जितने एलिमेंट का एरे बनेगा वो सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस इन स्ट्रक्चर होंगे। सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे? कंटिन्यूस इन स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है? तो इंट नम ऑफ 5 जो बनेगा, ये 5 इंटीजर वाला एरे यहां क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? इसका नाम है नम। अब इसके जो एलिमेंट्स है, इसके इंडाइसेस हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एवरीबडी नोज इट। सो इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन द एरे, तो इंडाइसेस क्या रहेंगी? 0 to n-1, करेक्ट? तो अभी अगर 5 इंटीजर्स है तो इंडाइसेस रही 0, 1, 2, 3 एंड 4। एड्रेसेस कल हमने देखे थे, ठीक है? एड्रेसेस जो है, लेट्स अज्यूम कि इसका एड्रेस 1000 है और 0th इंटीजर वो 4 बाइट एलोकेट करता है, 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। एड्रेस जो है वो हर बाइट के लिए एलोकेटेड होता है। एवरी बाइट हैज ए यूनिक नंबर। आपकी मशीन में हर बाइट को एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को एड्रेस कहा जाता है। एवरी बाइट हैज यूनिक नंबर, दैट यूनिक नंबर इज कॉल्ड एड्रेस, ठीक है? तो अगर 0th इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके फर्स्ट बाइट का एड्रेस 1000 है, तो बाकी के 3 बाइट कौन सा एड्रेस लेंगे? 1001, 1002, 1003। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या रहेगा? 1004, क्योंकि वो कंटिन्यूस मेमोरी है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये कितने कौन कौन सा एड्रेसेस लेगा? 1005, 6 एंड 7। फिर जो सेकंड एलिमेंट है ये, इसका एड्रेस क्या रहेगा? 1008, ये लेगा 9, 10, 11। थर्ड एलिमेंट जो है इसका एड्रेस रहेगा फिर 1012 और नेक्स्ट वाले का एड्रेस रहेगा 1016। वही अगर कैरेक्टर टाइप का एरे होता, लेट्स अज्यूम कि अगर कैर टाइप का एरे होता तो यही एड्रेसेस क्या रहते? 1000 के बाद क्या होता? 1001, क्योंकि एक ही बाइट है। 1002, 1003, 1004। वही अगर डबल टाइप का एरे होता तो एड्रेसेस क्या रहते? 1000, उसके बाद यस डबल 8 बाइट्स का रहता है। 1008, देन 1016, 1024, 1032। अगर डबल टाइप का एरे होता तो 8 बाइट का गैप रहता। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब हमें ये एरे वाले एलिमेंट्स जो है इन्हें बस एक्सेस करना है, ठीक है? तो पहले इस एरे को इनिशियलाइज करके देखते हैं। इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरह से होता है, इक्वल टू ओपनिंग करली ब्रैकेट, और उसमें आपके 5 इंटीजर आपको मेंशन कर लेने हैं। लेट्स से 5, 9, 7, 3, 8। हमेशा रैंडम एलिमेंट्स दिया करो सो दैट
एलिमेंट एक्सेस हो रहा है या फिर उसकी इंडेक्स एक्सेस हो रही है, ये कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार आप लोग एरे की एलिमेंट मेंशन करते हो 1 2 3 4 5, एरे की इंडाइसेस भी वही रहते हैं 0 1 2 3 4। तो कई बार आपको नम ऑफ आई लिखना होता है, लिख देते हो आई, फिर भी आउटपुट सही आता है क्योंकि सब कुछ सेम ही है, एलिमेंट्स भी वही है, इंडेक्स भी वही है। तो इसलिए हमेशा रैंडम एलिमेंट्स दिया करो। ओके, तो ये रहे आपके एरे के एलिमेंट्स 5 9 7 3 8। अब इन्हें प्रिंट कर लेते हैं। ओके, अगर मुझे 0th एलिमेंट प्रिंट करना है, वी राइट नम ऑफ 0, बराबर। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, दिस इज 0th एलिमेंट। ये वाला एक कॉन्सेप्ट समझो आप, इसको याद रखना। ये जो बिगिनिंग वाला एलिमेंट रहता है जिसकी इंडेक्स 0 है, यू पीपल कॉल इट फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स है 0। हमें ये चेंज नहीं चाहिए, हम कहेंगे 0th एलिमेंट की इंडेक्स है 0। अपना काउंटिंग भी कहां से शुरू करेंगे? 0 से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 0th एलिमेंट की इंडेक्स है 0, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स रहेगी 1, सेकंड एलिमेंट सेकंड, ठीक है। तो जो बिगिनिंग वाला एलिमेंट है हम उसे कहेंगे 0th एलिमेंट। ओके, अगर मुझे 0th एलिमेंट एक्सेस करना है, आई हैव टू राइट नम ऑफ 0। अगर मुझे इसे प्रिंट करना है, आई विल राइट सी आउट नम ऑफ 0। अगर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, आई विल राइट सी आउट नम ऑफ 1। तो अगर मुझे ith एलिमेंट प्रिंट करना है, व्हाट शुड आई राइट? सी आउट नम ऑफ आई। अगर ith एलिमेंट प्रिंट करना है, आई शुड राइट सी आउट नम ऑफ आई। उस केस में आपका आई क्रिएट होगी, इनिशियलाइज्ड होना जरूरी है। लेट्स से वी हैव इंट आई इज इक्वल टू 3, तो यहां पे क्या प्रिंट होने वाला है? नम ऑफ 3। सिंपल है, डन। नाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे हम यहां वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एरे क्रिएट कर रहे हो तब यहां वेरिएबल यूज नहीं करना है। वहां कंपलसरी कौन चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, वेरिएबल यूज नहीं करना है। कुछ एडिटर्स लाइक dev C++ allow us to write their variable also, बट वो सही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। हमें वहां कभी भी वेरिएबल मेंशन नहीं करना होता है, बिकॉज व्हेन यू राइट देयर वेरिएबल, अगेन दैट सिंटैक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। मतलब इंटरनली वो न्यू ऑपरेटर एलोकेट करके, मेमोरी एलोकेट करके फिर वैल्यूज उसमें स्टोर करेगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो जब ऐसी बात आएगी कि हमें एरे की एलिमेंट्स यूजर की इनपुट पे डिपेंड करने हैं, कि यूजर ने कहा 10 तो 10 इंटीजर का एरे, यूजर ने कहा 5 तो 5 इंटीजर का एरे, यूजर ने कहा 15 तो 15 इंटीजर का एरे, उस केस में न्यू ऑपरेटर चाहिए होता है। ये जब सिंटैक्स लिखते हो इंट नम ऑफ 5, तो कंपलसरी 5 इंटीजर का एरे बनेगा। डजंट मैटर यूजर की डिमांड क्या है, एरे कितने इंटीजर का बनेगा? 5 इंटीजर का बनेगा। हम उसकी साइज बदल नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो डिक्लेयर करते वक्त जो साइज मेंशन करोगे दैट शुड बी नंबर। ओके, और एरे एक्सेस करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स मेंशन करते हैं, दैट कैन बी वेरिएबल। तो अभी नम ऑफ आई जो है विल प्रिंट ith वैल्यू, तो आई की वैल्यू 3 है तो नम ऑफ 3 प्रिंट करेगा। अगर वहां आई पॉसिबल है तो हम इसे लेकर के लूप में भी जा सकते हैं। ओके, लेट्स गो विद द फॉर लूप। फॉर लूप में ये आई यूज करेंगे एज ए लूप वेरिएबल, और हम लिखेंगे फॉर i is equal to 0, i as an index treat करेंगे, i is equal to 0, i should be less than or equal to लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या रहेगी? 4, then i plus plus हो गया। for i equal to 0, i less than equal to 4, i plus plus। और हमें एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है, तो i प्रिंट करोगे या नम ऑफ i प्रिंट करोगे? क्या प्रिंट करोगे? एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है ना। अगर आई प्रिंट किया तो इंडेक्स प्रिंट होगी, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें एलिमेंट चाहिए एरे का। सो वी हैव टू गो विथ सी आउट नम ऑफ आई, नम ऑफ आई, बस हो गया, ठीक है। और जब प्रिंट कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग करना मत भूलना, कम से कम एक के नीचे एक प्रिंट करो। एक लाइन में प्रिंट करना है तो सेट डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, बट हमेशा फॉर्मेटिंग चाहिए। कम से कम /n तो यूज कर ही लो, सो दैट वी कम टू नो कि आउटपुट एग्जैक्टली क्या प्रिंट हो रहा है। नहीं तो कई बार आप यहाँ स्पेस /n सब भूल जाते हो और वैल्यू प्रिंट हो जाती है 59,738।
सब एक साथ 59738 एंड व्हाट डू वी थिंक, गार्बेज प्रिंट हो रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पाता कि आप देख रहे हो वैल्यूज क्या है, 5 है, 9 है, 7 है, 3 है, 8 है, सामने प्रिंट भी क्या हुआ है 59738। हाउ कैन यू कॉल इट गार्बेज? वाई कांट यू अंडरस्टँड की बीच में एक स्पेस तो चाहिए कम से कम, तो ये ठीक से प्रिंट हो जाएगा। लगेच गार्बेजवर कसं जातो आपण? ही टॅली कसं काय होत नाही? सगळ्यांचंच नाही होत, बट आपल्याकडे अशी भी नमुने येतात काय काय। चलो ठीक है, तो एरे कैसे एक्सेस हो रहा है समझ गए हो। अगर मुझे इसका डेटा स्कैन करना रहा, व्हाट शुड आई डू फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ith एलिमेंट अगर स्कैन करना रहा, आई हैव टू राइट सी इन और फिर आगे लिखेंगे नम ऑफ i। बस किसी भी मेमोरी का डेटा प्रिंट करने के लिए आप जो फॉर्मेट यूज कर रहे हो वही फॉर्मेट उसका डेटा स्कैन करने के लिए भी यूज होता है। प्रिंटफ स्कैनफ में थोड़ा डिफरेंट था। प्रिंटफ में अगर वेरिएबल प्रिंट करना है ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, स्कैन करना है तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सीन सी आउट में ये बहुत सिंपल है, जो फॉर्मेट डेटा प्रिंट करने के लिए चाहिए वही फॉर्मेट उसका डेटा स्कैन करने के लिए भी चाहिए। अगर नम ऑफ आई से ith एलिमेंट प्रिंट हो रहा है तो नम ऑफ आई से ith एलिमेंट स्कैन भी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो एरे कैसे एक्सेस होगा समझ गए हो। लिहून टाका पटकन। मेमोरी स्ट्रक्चर ये साइड में नोट कर लो, कैर टाइप का एरे, डबल टाइप का एरे, तो एड्रेसेस क्या रहेंगे, इंट वाले एड्रेसेस क्या रहेंगे। ये एरे हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ प्रिंट किया, फॉर लूप यूज करके प्रिंट किया, फॉर लूप यूज करके हमने उसको स्कैन भी किया। बस जब स्कैन कर रहे हो एक मैसेज देना मत भूलना, सी आउट एंटर इंटीजर्स। जर ॲड्रेस प्रिंट करायचा असेल तर बघूया बाळा, पुढं आता आपण ॲड्रेसकडेच वळणार आहे। आज उद्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल, काही वेगळं नाहीये, जसं सी मध्ये होतं तेच आहे। ॲड्रेस ऑफ ऑपरेटर लावायचा आणि प्रिंट करायचं। हो गया? ओके, चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। स्कैन एरे ऑफ 8 integers, count number of even and odd values in array।
ओके, स्कैन करने के लिए अलग से लूप यूज़ करो और फिर ये काउंट वाला काम करने के लिए दूसरा लूप यूज़ करो, तो आपको टोटल 2 लूप्स के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, कर लो। 8 इंटीजर वाला एरे पहले डिक्लेयर करो, उसका डेटा स्कैन करो, फिर इवन ऑड के लिए उसको चेक करो, इवन वाली वैल्यूज़ कितनी है और ऑड वाली वैल्यूज़ कितनी है, बस ये हमें काउंट करना है, प्रिंट करना है। इफ एल्स भी यूज करना पड़ेगा। इतना लॉजिक तो लगना चाहिए अपना। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। सी वाले तुमचे झाले का रे बाबा? तुम्हाला जमलं का? बघा रे बाबा, इकडे लक्ष द्या आता। हो गया, एवढा वेळ नाही पाहिजे, 2 मिनट का प्रोग्राम था। देखो, वी हैव मेन फंक्शन, 8 इंटीजर्स वाला एरे जो है उसे पहले हमें क्रिएट करना है, मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव टू राइट इंट, लेट्स से माई ARR इज द नेम ऑफ एरे और 8 इंटीजर्स, ये एरे यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब हमें इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए वी हैव टू गो विथ लूप। ठीक है, अगर 0th इंटीजर स्कैन करना है, आई हैव टू राइट सी इन माई ARR ऑफ 0। फर्स्ट इंटीजर स्कैन करना है, सी इन माई ARR ऑफ 1। और अगर ith इंटीजर स्कैन करना है, आई हैव टू राइट सी इन माई ARR ऑफ i, सी इन माई ARR ऑफ i। बस ये i जो है, इट शुड वेरी फ्रॉम 0 to n-1। अभी टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 8, तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स रहेगी 7। तो बस हमें मिल गया। यूजर को यह मैसेज देते हैं, सी आउट एंटर 8 वैल्यूज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 इंटीजर के साथ ही काम करना है, इसलिए हम यहां मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड इनपुट नहीं है अभी, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स यूजर पे डिपेंड नहीं कर रहे, डायरेक्ट दिया हुआ है 8 है। अब लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 7, i प्लस प्लस, और फिर होगा सी इन नम ऑफ i। बस हो गया। अब हमें क्या करना है, इवन एंड ऑड वैल्यूज बस काउंट करनी है। काउंट करने का मतलब होता है हमारे पास एक काउंटर होना चाहिए, काउंटर जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिलने पे 1 से इंक्रीज होगा। ओके, अब हमें यहां 2 चीजें काउंट करनी है। कौन सी? एक इवन काउंट करना है, एक ऑड काउंट करना है। तो काउंटर कितने होने चाहिए? 2 काउंटर होने चाहिए। तो हम करेंगे काउंट इवन वैल्यूज, काउंट ऑड वैल्यूज।
और इनिशियली इन्हें रखेंगे 0 0 और फिर हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे। अगर एरे में कोई एलिमेंट इवन रहा तो काउंटर इवन वाला काउंटर प्लस प्लस करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट ऑड रहा तो ऑड वाला काउंटर प्लस प्लस करेंगे। इवन वाला काउंटर, ऑड वाला काउंटर, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। तो पहले एरे को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, ये बात को समझो। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 7, i प्लस प्लस, और अंदर हमने लिखा चलो सी आउट नम ऑफ i, ओके। और ये यहां चलो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, आप कह रहे कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। सो नाउ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, ओके, हम उसको चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। इवन का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 है कि नहीं, ये कैसे चेक कर रहे थे? मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देगा, अगर कंप्लीटली मल्टीपल है तो रिमाइंडर विल बी 0, नहीं तो रिमाइंडर विल बी 1। तो यहां चेक कर लेते हैं, इफ नम ऑफ आई, ओके, नॉट आई, आई यूज करोगे इंडेक्स एक्सेस होगी, हमें एरे का एलिमेंट चाहिए, सो मस्ट बी नम ऑफ आई मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां आपकी एक कॉमन मिस्टेक होती है, इक्वल टू वाली। जब प्रोग्राम लिखोगे वहां लिख लेना डू नॉट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये दोनों ऑपरेटर्स कम से कम 2-4 दिन खुद को बताते रहो, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। अब अगर ऐसा रहा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब इवन वैल्यू है, कौन सा काउंटर प्लस प्लस होगा, सी ई वाला काउंटर, तो वो पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से इंट सी ई इज इक्वल टू 0, सी ओ इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहा तो कहेंगे सी ई प्लस प्लस, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई मतलब कंपलसरी ऑड ही है, फिर क्या कहेंगे, सी ओ प्लस प्लस। ये हो गया, और ये आपका फॉर लूप यहां कंप्लीट हुआ। ठीक है, फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद फिर हमें टोटल काउंट प्रिंट करना है। आप कई बार ये मिस्टेक कर देते हो कि सी आउट इमीडिएटली यहीं पे सी ई सी ओ, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अगर मान लो यही लिखा लूप के अंदर मैंने लिखा सी आउट सी ई सी ओ, क्या होगा, बार बार प्रिंट होगा। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए। फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू हुई एग्जीक्यूटर अंदर आएगा, अंदर जो कुछ भी है सब एग्जीक्यूट होगा, और फिर जाएगा इटरेशन के पास, इटरेशन से फिर कंडीशन, फिर अंदर आएगा, फिर सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, फिर इटरेशन, सब कुछ एग्जीक्यूट होगा मतलब सी आउट सी ई सी ओ भी एग्जीक्यूट होगा। और हर इटरेशन में वो आपको बताएगा हाउ मेनी इवन हाउ मेनी ऑड, हाउ मेनी इवन हाउ मेनी ऑड। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बार सी ई सी ओ प्रिंट करना है, सिर्फ एक बार। दैट इज वाई हमें उसे आउट ऑफ लूप प्रिंट करना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे सी आउट सी ई सी ओ, बस हो गया। ठीक है, और आपका मेन फंक्शन यहां कंप्लीट हो गया। रिटर्न 0 वगैरह वो सब होगा, बट प्रोग्राम करते वक्त यूज कर लेंगे। बघा समजलंय का, नसेल झालं तर लिहून ठेवा। ये कमेंट भी लिख लेना, राइट डाउन दैट कमेंट ऑल्सो। ॲरे नेम मध्ये नम लिहिलं का, हां, ॲरे नेम माय ARR लिह बाबा, ॲरे नेम इज माय ARR।
ही लॉजिक वळणू लागली पाहिजेत बरं का. ही बहुत ही सिंपल से फर्स्ट सेमिस्टर वाले प्रोग्राम्स है. यू हैव टू ट्राई देम. हो गया. ठीक है. ओके. तो आज हम यहाँ पे रुक जाएंगे. कल हम 6 बजे शुरू करेंगे. कल लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों कंडक्ट करेंगे. ठीक है. तो लैपटॉप लेके आना. अगर लेक्चर को लेट हुआ तो हम प्रैक्टिकल फिर ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे. अगर आपके पास आपको हॉस्टल वाला कोई लिमिट है, कुछ ऐसा हॉस्टल से पास लेके आना ज़रूरी होता है, तो वो वाला भी एक बार कल कर लो. कि हो सकता है हमें कल 8:30 यहीं पे 8:30. ठीक आहे. 8:30पेक्षा पुढे जाणार नाही आपण. 1 तास लेक्चर आणि 1.5 तास प्रॅक्टिकल करूया. पण प्रॅक्टिकल होणं उद्या गरजेचं आहे. ठीक है. कल प्रैक्टिकल करेंगे. लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों होगा. चलो ठीक है. आज रुक जाते हैं. सी यू टुमारो एट 6.